हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3। इसमें हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने बना रखी है उनकी वीडियोस। उसमें हमने पार्ट 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है और पार्ट 2 में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है। ओके, तो अभी तक आपने अगर उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस की सेकेंड प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। आज हमें उसे पढ़ना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन होती क्या है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? देखिए, रेस्पिरेशन होती है एक प्रोसेस जहाँ पे आप ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और अपने फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो आपका फूड बना है वो ब्रेक हो जाता है, टूटने लगता है। ठीक है, आपके सेल्यूलर नीड के लिए, यानी आपकी सेल्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर आपकी बॉडी को ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फूड का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, किसके लिए? एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, देखिए, फूड टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस दो फॉर्म में हो सकती है, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक है, देखिए, हमने पढ़ा कि जब डाइजेशन हो जाता है, अभी हमने न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा है, तो आपका जो न्यूट्रिशन का एंड प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है। सब में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है C6H12O6। यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हर केसेस में पहले क्या होता है कि ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। सब में ऐसा होता है, सारे केसेस में ग्लूकोज पहले टूट जाता है। किस में? पायरूवेट में टूट जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है, सारे केसेस में पहले ये पायरूवेट में टूट जाता है। अब फिर वो पायरूवेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से ब्रेक होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, अभी देखेंगे। इससे पहले अगर किसी को पता हो कि कितने तरह की रेस्पिरेशन होती है, मतलब रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, इसके आगे एन लगा है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यानी कि फूड कंप्लीटली टूट जाता है, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ पे फूड का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। पार्शियली मतलब कि वो आधा आधा टूटता है, कंप्लीटली नहीं उसका ब्रेक डाउन होता। और यहाँ पे ये जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, एनारोबिक एन लगा है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एंड प्रोडक्ट आपके बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनेगा, या फिर लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि इसमें 2 केसेस हैं, हम दोनों केसेस को पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम 38 ATP बनते हैं, मतलब जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। अब ये ATP क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे 38 ATP बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनते हैं। तो अब मुझे बताइए कि किस में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि
दोनों में से कौन सी रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। ठीक है, अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, या फिर यूकैरियोटिक सेल में होती है और हायर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर हैं, या फिर कहे तो उनका ऑर्गन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब एनिमल्स हो गए, ये हायर ऑर्गेनिज्म। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर ह्यूमन की मसल सेल्स में। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब ह्यूमन बींग्स में होती है तो ह्यूमन की मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे ह्यूमन की मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, पहले देखिए, इट ऑकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। कैसे? पहले ग्लूकोज, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में हो जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, फिर पायरुवेट आगे और प्रोडक्ट्स में टूटेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके लिए रिएक्शन दिखाती हूँ पहले कि क्या मतलब कौन सी चीज़ किस में टूटती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एंड प्रोडक्ट न्यूट्रिशन का बनता है ग्लूकोज। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में फूड से जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसका पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और हल्की सी एनर्जी निकलती है यहाँ से। अब यहाँ से केसेस बट गए। ठीक है, ऐसा तो सब में होता है, पहले ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, फिर इसके आगे तीनों केसेस अलग हो गए। अब 3 केसेस आ गए आपके सामने। देखिए, पहला केस है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब पायरुवेट टूटेगा, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, यानी कि ये कौन सी वाली रेस्पिरेशन हो गई? एनएरोबिक। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, एनएरोबिक। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, एन यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में होता है? देखिए यहाँ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि यीस्ट में होता है। ठीक है, या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा में भी यही होता है। ठीक है, अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, वहाँ पे पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन होता है? पहले तो इथेनॉल में, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर वो और टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और एनर्जी में, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में। और यहाँ कितने एटीपी निकलते हैं? 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी बस। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी मसल सेल्स में, यानी कि जो हमारी मसल सेल्स है वहाँ पे पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे होता है, अभी मैं आगे समझाऊंगी। अब देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तीसरा केस आता है आपका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये भी आपका एनारोबिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की लैक है, यानी कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तभी ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है एरोबिक रेस्पिरेशन, लास्ट वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट टूटता है। कहाँ पे टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है। किस किस चीज़ में होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, वाटर में होता है, और यहाँ एनर्जी निकलती है। एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है? एटीपी की। और यहाँ कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ही एटीपी बनेंगे, क्योंकि ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये थी आपकी रेस्पिरेशन की वो रिएक्शन पूरी, कि ग्लूकोज का कैसे कैसे अलग अलग वेज में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं हमारी मसल सेल्स में कैसे ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, इन आवर मसल सेल्स, हमारी मसल सेल्स में देखिए क्या होता है।
Anaerobic respiration also occurs inside the muscles during vigorous muscular activity. जब आप बहुत सारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर बहुत दौड़ लेते हैं, जो भी कहें, आपकी मसल्स बहुत जल्दी जल्दी एक्टिविटी करती हैं जब, तो आपकी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है. कैसे? देखिए, जब आप कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो मसल्स में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती इतनी जल्दी, तो मसल्स बोलते हैं कि चलो अब ऑक्सीजन को साइड में करो, हम बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बना लेते हैं. तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो वहाँ पे पायरुवेट होता है उसका ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में हो जाता है. तो वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं और उस लैक्टिक एसिड का क्या होता है, बाद में जब हम रुक जाते हैं एक्सरसाइज करते करते या भागते भागते रुक जाते हैं, तो उसी लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण हमारे बॉडी में पेन होने लगता है, हमें दर्द होने लग जाता है. ठीक है, ये रीज़न है कि जब आप बहुत जल्दी जल्दी कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो आपके उस बॉडी ऑर्गन में दर्द क्यों होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी, तो एनर्जी तो यूज़ हो जाती है और लैक्टिक एसिड की वजह से आपके बॉडी में दर्द होने लग जाता है. ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, इट यूजुअली ऑक्यर ड्यूरिंग द फेज व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज्ड अप फास्टर देन इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल इन्वॉल्व द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन. अभी मैं दिखाऊंगी आपको रिएक्शन. देखिए, मैंने बताया आपको ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है आपकी मसल सेल्स में, ऐसे होती है. अब इसकी रिएक्शन क्या है, देखिए, ये जो ग्लूकोज है ये पहले पायरुवेट में टूटता है, यहाँ लिखा नहीं है पायरुवेट, इसका ब्रेकडाउन पहले पायरुवेट में होता है, फिर ये पायरुवेट किस किस चीज़ में टूटता है, CO2 में, लैक्टिक एसिड और 2 ATPs बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और 2 ATP बनते हैं. एक सेकेंड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, ये तो गलत लिखा है, ये गलत है. आपकी NCERT में नहीं दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे आपकी NCERT में सिर्फ इतना दिया है कि लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, और एनर्जी में आपके 2 ATPs बनते हैं. ठीक है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपकी मसल्स में या फिर आपकी बॉडी में पेन होने लग जाता है. ओके, अब ये ATP बहुत जगह आ रहा है, पहले इस ATP को समझ लेते हैं. ATP क्या होता है? आपने ATP के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. ATP क्या होता है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से ट्राई गायब हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, इसको आप एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं, मतलब कि इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है. अब जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, ताकि आप कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन कर पाएँ अपने सर्वाइवल के लिए या फिर आपकी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आपको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, एनर्जी नहीं होगी तो काम चलेगा ही नहीं, और यही एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर होके रहती है. ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि यहाँ पे फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं. ट्राइफॉस्फेट है यानी कि फॉस्फेट के 3 बॉन्ड होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये. ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के. अब देखिए, ये जो 3 बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के, 3 बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के, इनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है. हर एक फॉस्फेट के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है. जब भी इसमें से पहले कोई फॉस्फेट टूटता है, बहुत अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, फिर दूसरा फॉस्फेट टूटता है, इसी तरीके से आपको एनर्जी मिलती है इनके फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से. जो इनका फॉस्फेट का बॉन्ड है उसके ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिलती है. तो आप समझ में आया कि ATP क्या होता है. ATP को आप एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी होती है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है.
देखिए रेस्पिरेशन जो है ना सब में होता है, ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स में होता है, सब में रेस्पिरेशन होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये चारों बायोलॉजिकल फंक्शन ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखिए प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड देते भी हैं। नहीं ये तो उल्टा हो गया, देखिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, हाँ प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का बदलना या फिर आप कह सकते हैं इसको ब्रीदिंग, ठीक है। उसके लिए प्लांट के पास कोई ऑर्गन नहीं है बड़ा सा, लेकिन इनके पास स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं ये काम करने के लिए। स्टोमेटा में ही तो होता है गैस चेंज होती है, गैस चेंज होती है स्टोमेटा में ही तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऐसा स्टोमेटा के ही थ्रू होता है, ठीक है। आप देखिए इसमें लार्ज इंट्रासेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। यहाँ पे इनमें लार्ज इंट्रासेल्यूलर स्पेस होता है ये देखने के लिए कि जो सारी सेल्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़न के थ्रू चेंज होती है, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू चेंज होती है। वही वाला डिफ्यूज़न है जो केमिस्ट्री में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ओके। अब देखिए डे टाइम पे क्या होता है, दिन के समय क्या होता है कि जो गैस एक्सचेंज होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। और नाइट के टाइम पे जब कोई फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अब चाहिए ही नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन अंदर लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, ठीक है। देखिए दिन के टाइम पे क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो वो वाली जो ऑक्सीजन यहाँ पे बनती है ना उसका ये यूज़ करते हैं, उसका ये प्लांट्स यूज़ करते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। फिर उसी ऑक्सीजन का ये प्लांट्स यूज़ करेंगे, इनका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी निकलेगी, ठीक है। लेकिन रात के टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी ही नहीं। लेकिन तो भी ऐसा नहीं होगा, रात के टाइम पे भी इनमें रेस्पिरेशन होता है, रात में भी इसमें रेस्पिरेशन होता है। कैसे, रात में जो प्लांट्स है वो क्या करने लगते हैं, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स क्या करने लगते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। तो रेस्पिरेशन तो तब भी इनकी बॉडी में होता है, 24 घंटे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। डे टाइम पे कैसे होता है, नाइट में कैसे होता है, मैंने आपको समझा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पे किसी घने जंगल से नहीं होके गुजरना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। चलिए अब रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक मतलब कि जो पानी में रहते हैं, उन वाले ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है। देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे रहते हैं, वो तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वहाँ से लेते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन उससे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द एक्वाटिक एनिमल्स टेक द डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन either directly through their skin by simple diffusion or through gills which are specially designed for this purpose। देखिए एक्वाटिक एनिमल्स या फिर जो ये ऑक्सीजन मिली हुई है
पानी में, या फिर उसको डायरेक्टली अपने स्किन से ले लेंगे डिफ्यूज़न के थ्रू, या फिर इनके पास गिल्स होती है। जैसे आप फिशेस देखते हैं, फिशेस के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जैसे आप गिल्स कहते हैं, तो गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पानी में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कम होता है, तो इसीलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को या फिर एक्वाटिक एनिमल्स को जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, ताकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट रहे। हमारे कंपैरिजन में वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जैसे कि फिशेस का मैं एग्जांपल बताऊं आपको, फिशेस जो हैं वो गिल्स के थ्रू, मतलब माउथ के थ्रू पानी लेती हैं और फिर उसको गिल्स के पास भेज देती है। ठीक है, गिल्स के पास धक्का देके भेज देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो गिल्स की सरफेस होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब जो गिल्स की सरफेस हैं उनमें ब्लड कैपिलरीज होंगी, तो वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, देखो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, जो ऑक्सीजन आया है उसको क्या करेंगी, ब्लड में ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से गिल्स में दे देंगी। फिर उसके बाद फिर वो गिल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड माउथ के थ्रू उनके निकल जाएगी। नहीं समझ आया? मैं एक बार फिर बताती हूँ। देखो, जो गिल्स होती हैं उनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो लार्ज सरफेस होती है गिल्स की, उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन आई है, मतलब कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन आई है, वो वहाँ से ब्लड में चली जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू उनके माउथ से बाहर निकल जाती है। ऐसा होता है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। जैसे फिशेस के पास गिल्स होती हैं, गिल्स के थ्रू अपना गैसियस एक्सचेंज करती हैं, अभी हमने देखा कैसे। अर्थवॉर्म्स स्किन से करते हैं, फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से करते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट जो होते हैं वो ट्रेकिया से करते हैं, ट्रेकिया एक ऑर्गन है, और ह्यूमन बींग्स लंग से करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो गैसियस एक्सचेंज है, गैस को एक्सचेंज करने वाला प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं ब्रीदिंग, वो होती है लंग्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। कैसे होगा, जो पहले तो एयर जो है यानी कि ऑक्सीजन गैस है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगी। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाएगी। अब नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाते वक्त नोज़ में कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पहले उसको साफ़ करेंगे, पहले उस एयर में से जितना भी कचरा उनसे निकालने लायक होगा वो उसको फ़िल्टर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो एयर आपके थ्रोट यानी कि गले से पास करते करते आपके लंग्स में जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वो क्या इंश्योर करती है, वो ये इंश्योर करती है कि जो एयर का पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, टकराए नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अब लंग्स में जैसे हवा जाती है तो लंग्स में आप देखते जाएंगे जैसे जैसे टर्मिनेट करते जाएंगे उसको, लास्ट में आपके पास बचेगा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो वो हवा धीरे धीरे उस बलून लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती है, जैसे आप एल्वियोलाई कहते हैं। छोटे छोटे ट्यून्स होते हैं जो टर्मिनेट यानी कि टूटते टूटते लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बनाता है, सरफेस को बनाता है ताकि गैस एक्सचेंज कर सके। ठीक है, अब देखिए जो एल्वियोलाई की वॉल है, ऐसे करके एल्वियोलाई होता है, बलून या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहती हैं उसके साथ। इसके साइड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, वो ब्लड वेसल्स कनेक्ट क्यों रहती हैं, क्योंकि गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ठीक है, इसीलिए अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ब्रीथिंग साइकिल में, यानी कि जो ब्रीथिंग की साइकिल है, यहाँ पे एयर बाहर ली जाती है फिर छोड़ी जाती है, ली जाती है फिर छोड़ी जाती है। ठीक है, ऐसा किया जाता है। तो एक सफिशिएंट टाइम में ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। ऐसे होता है, यानी कि पहले नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपके बॉडी में एयर गई,
उसके बाद जो हेयर्स थे उन्होंने उसको फ़िल्टर किया, उसके बाद वो थ्रोट से पास होते होते आपके लंग्स में पहुंची। लंग्स में छोटे छोटे ट्यून्स होते हैं जो टर्मिनेट होते होते लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई में होता है आपका गैसियस एक्सचेंज, यानी वहाँ पे वो ऑक्सीजन चली जाती है आपकी ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एल्वियोलाई में, और फिर उससे एल्वियोलाई से वापस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये रहा, ये है नेज़ल कैविटी है, नोस्ट्रल्स के थ्रू आपने एयर को लिया। ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, जैसे आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये ट्रैकिया है, ठीक है, जिसे आप विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है, बनता है पहले ब्रोंकाई, फिर धीरे धीरे डिवाइड होते होते बन जाता है ब्रोंकियोल्स, और यही ब्रोंकियोल्स अब और डिवाइड करते हैं तो ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ। जब ये ब्रोंकियोल्स और डिवाइड करते हैं, देखिए, तो लास्ट में जाके ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ पे बैग या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे आप एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं ना, ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन आके एल्वियोलाई में भर गई, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज से क्या होगा, ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में थी वो ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आ रहा था वो एल्वियोलाई में आ जाएगी, और फिर वो एल्वियोलाई से बाहर चली जाएगी, आपके नोज़ के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई बाहर। तो ऐसे प्रोसेस होती है ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ठीक है, देखिए मैं आपको इसके लिए भी डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए एक अकेले एल्वियोलाई का डायग्राम है, एक अकेले एल्वियोलाई का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से जो रेड कलर में दिख रही है ये ऑक्सीजन है और ब्लू वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, मतलब इस कलर से दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए साइड में आपकी ब्लड वेसल है, यानी कि ब्लड कैपिलरी है ये, इसमें यहाँ से ऑक्सीजन आई। देखिए पहले इसने क्या किया, डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाती है, और डिफ्यूज़न के थ्रू ये ऑक्सीजन फिर से उस ब्लड कैपिलरी में चली जाती है और वो उसे लेके चला जाता है, और फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई एल्वियोलाई में, ये हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब आपको समझ में आया पूरा प्रोसेस? यहाँ तक आपका रेस्पिरेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे अपने पार्ट 4 में, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, सब हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपका पार्ट 3 था। अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके उस डाउट को सॉल्व कर दूँगी। ओके, तो मिलते हैं हम आपको अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।